इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 को। तो चैप्टर 2 तक आप जरूर देख लीजिए और इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं वो फैब्रिक का मिलकर बना होता है। और ये जो फैब्रिक है वह कैसे बनता है? वह फाइबर से बनता है। फाइबर का मतलब क्या हो गया? रेशा हो गया, तंतु हो गया, जो कि पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। और ये जो फाइबर है यह दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जैसे क्या हो गया? कॉटन। तो कॉटन का नाम आप सभी ने सुना है। तो बहुत सारे हमारे जो कपड़े होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, वह कॉटन से बने होते हैं, यानी कि कॉटन नामक फाइबर से बने होते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जो कपड़े हैं वह सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। जैसे क्या हो गया? रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, आपने पॉलिएस्टर का नाम सुना है। तो यदि मैं आपको यहां दो फैब्रिक दिखाऊं, यहां पर आप देख सकते हैं कॉटन फैब्रिक है और यहां एक सिंथेटिक फैब्रिक है। तो यह जो सिंथेटिक फैब्रिक है यह सिंथेटिक रेशों से मिलकर बना है, जिसे बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। आप देख सकते हैं ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर। और यह जो है यह कॉटन फाइबर से मिलकर बना हुआ है। तो जो कॉटन फाइबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। और दूसरा जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर। तो इस तरीके से आपने पढ़ा यह जो फाइबर है, यह फाइबर कितने तरीके का होगा? दो तरीके का होगा। एक होगा नेचुरल फाइबर और दूसरा क्या हो गया? सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, जो नेचुरल फाइबर है, कॉटन हो गया, उल हो गया, सिल्क हो गया, वह कहां से ऑब्टेन किया जाता है? आपको एक वर्ड याद कर लेना यहां पर, और वो वर्ड है ऑब्टेन। तो कहां से ऑब्टेन किया जाता है? कहां से प्राप्त किया जाता है? कहां से वो मिलता है? तो मिलता है प्लांट्स से और एनिमल्स से, इंसेक्ट्स से, इन सारे चीजों से ये मिलता है हम लोग को। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है उसको अदर मटेरियल को यूज करके बनाया जाता है, इसलिए उसे हम लोग मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। यह स्मॉल यूनिट्स का चेन होता है जो कि एक साथ जुड़ता है, ज्वाइन टुगेदर। ईच यूनिट आर केमिकल, और प्रत्येक यूनिट क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। तो जैसे आपने माला देखा है, माला में छोटे छोटे ये बीड्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वह मिलके क्या बनाते हैं? एक चेन का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ छोटे छोटे केमिकल्स हैं, वो क्या करते हैं? मिलते हैं और एक चेन बनाते हैं और किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। और इस फाइबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलीमर भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ? यहां छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वे ज्वाइन टुगेदर यानी कि जुड़े होते हैं और एक चेन का निर्माण करते हैं, एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और ये सिंथेटिक फाइबर क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। तो ये पॉलीमर दो वर्ड से आया, एक पॉली और दूसरा मर। पॉली मतलब होता है मैनी और मर मतलब क्या आता है? यूनिट और पार्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब बहुत सारे पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो एक सिंगल लार्ज यूनिट का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज पॉलीमर, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो मैनी स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। तो मैनी स्मॉल यूनिट, क्या याद करना है? स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर, ये वर्ड याद कर लेना आपको। ज्वाइन टुगेदर मतलब मिलता है और लार्ज सिंगल यूनिट बनाता है। तो स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट एंड ज्वाइन टुगेदर, थ्री वर्ड्स। स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट एंड ज्वाइन टुगेदर। स्मॉल यूनिट मिलता है, ज्वाइन करता है और एक लार्ज सिंगल यूनिट का फॉर्मेशन करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। तो आप आसानी से एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है रेयॉन के बारे में, फिर नाइलॉन के बारे में, फिर पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में 8-10 लाइन जानते हैं और प्रत्येक को याद करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हम लोग पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहला क्या है? रेयॉन है। याद कर लीजिए रेयॉन है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? ये क्या हो गया? रेयॉन हो गया। ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं? वह नाइलॉन है। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। नाइलॉन क्या है? फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन रेयॉन जो है वह फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है।
क्योंकि इसको वुड पल्प से बनाया जाता है, इस कारण से इसको फुल्ली सिंथेटिक नहीं कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं रेयॉन फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, फिर भी इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर मानते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से रेयॉन को प्राप्त किया जाता है। ये वर्ड आपको याद कर लेना, यहां ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये वुड पल्प से प्राप्त होता है, और वुड क्या हो गया? नेचुरल चीज हो गया। फिर भी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर कह रहे हैं। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इट इज चीपर देन सिल्क। ये सिल्क से चीपर होता है, सस्ता होता है। एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर। और जैसे सिल्क फाइबर को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी बुनकर कपड़ा बनाया जा सकता है। इसके बाद इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। डाई मतलब इसको रंगा जाता है वेराइटी ऑफ कलर्स में। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये वुड पल्प से मिलकर बना, वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। इसको बुन सकते हैं सिल्क फाइबर की तरह। साथ ही साथ ये क्या होता है? इसको डाई किया जा सकता है, रंगा जा सकता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। रेयॉन मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट एंड कारपेट्स। तो रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो बहुत अलग अलग प्रकार के फैब्रिक बनाए जाते हैं, जिससे कि बेडशीट और कारपेट्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इसके बाद आता है नाइलॉन। तो नाइलॉन क्या है? फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। जैसे मैंने बताया फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन है? नाइलॉन है। एकदम याद कर लीजिए। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो बिना कोई नेचुरल रॉ मटेरियल के इसको बनाया गया। तो आखिर इसको कैसे बनाया गया? इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो ये कोल को मिला के, वाटर और एयर इनको मिलाकर बना है। तो इसको आपको याद कर लेना है कि ये कैसे प्रिपेयर किया गया। कोल, वाटर एंड एयर से इसको प्रिपेयर किया गया है। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जो कि 1931 में बिना कोई नेचुरल पदार्थ के यूज किए इसको बनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। तो नाइलॉन का बहुत ज्यादा यूज क्यों होता है? यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है। लाइट मतलब हल्का होता है, इस कारण से इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। और ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो कितना स्ट्रांग होता है? तो जो नाइलॉन का थ्रेड है हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। वह स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गर होता है। तो आप देख सकते हैं इसका यूज कितना ज्यादा है। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? बहुत सारा यूज इसका है। सॉक्स के रूप में, रोप, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, बहुत सारा चीज को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ पैराशूट में भी को बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? नाइलॉन का। तो यदि आपसे पूछा जाए पैराशूट में कौन सा सिंथेटिक फाइबर यूज किया जाता है तो आपको क्या उत्तर देना है? नाइलॉन। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन है? तो नाइलॉन है। आर्टिफिशियल सिल्क कौन है? तो रेयॉन है। ये सारा चीज आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर आप देख सकते हैं ये है पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर दो वर्ड से बना है, फिर से याद करिए, पॉली प्लस एस्टर। और यह किस चीज से बना है? तो एस्टर नामक मोनोमर से बना है, यानी कि एस्टर नामक छोटे छोटे यूनिट से बना है। और जब एस्टर नामक छोटे छोटे यूनिट मिलते हैं तो पॉलिएस्टर बनाते हैं, एक बड़ा यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो पॉलिएस्टर आपने भी बहुत बार सुना होगा, पॉलिएस्टर का क्लोथ्स। तो पॉलिएस्टर का क्लोथ आपने बहुत बार सुना है। तो आखिर इसका क्यों उपयोग होता है? तो पॉलिएस्टर का जो फैब्रिक है वो जल्दी रिंकल्ड नहीं होते हैं, मतलब उनमें झुर्री जल्दी नहीं आता है। और साथ ही ये क्रिस्प बने रहते हैं और इनको आसानी से धोया भी जाता है। इसलिए ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा कि पॉलिएस्टर क्यों उपयोगी है या फिर ज्यादा उपयोगी है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि ये रिंकल जल्दी नहीं होता है, ये क्रिस्प रहता है, मतलब इसमें झुर्री नहीं आएगा, और इसको बहुत आसानी से क्या करते हैं? वॉश कर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं टेरिलिन। यहां एक पॉलिएस्टर हो गया जो कि पॉपुलर पॉलिएस्टर है। टेरिलिन क्या हो गया? एक पॉपुलर। तो टेरिलिन क्या हो गया? एक पॉपुलर पॉलिएस्टर हो गया। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक पॉलिएस्टर का नाम बताइए, तो आपको क्या नाम देना है? टेरिलिन का नाम देना है। इसके बाद आपको पीईटी के बारे में जानना है। तो पीईटी क्या होता है? पॉलीइथिलीन टेट्राप्थेलेट। टेट्राप्थेलेट ही इसका नाम है, पीईटी का नाम है। और इसके द्वारा क्या क्या बनता है? बहुत सारे बॉटल हैं, यूटेंसिल्स हैं, फिल्म्स हैं, वायर्स हैं, वो किसके द्वारा बनते हैं? ये बनते हैं पीईटी के द्वारा। तो आपको पूछा जाएगा जो बॉटल्स है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो वो पीईटी के द्वारा होता है। तो पीईटी इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो वेरी फेमिलियर फॉर्म
फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर है जिसका हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में, बॉटल्स बनाने में। तो ये आपको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है। इसका बाद रहता है एक्रेलिक। तो आप जानते हैं कि हम लोग जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो बहुत सारे जो वुलन क्लोथ्स हम लोग अब पहन रहे हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर के बने होते हैं, और वह आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, एक्रिलिक है। तो ये यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। तो जो स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, यूजुअली जो अभी आ रहे हैं वो किसके बनते हैं, एक्रिलिक के बने होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये चीप हैं, इस कारण से इनका उपयोग किया जा रहा है, और ये वैरायटी ऑफ कलर्स में मौजूद हैं। तो हम लोगों ने ये सारा सिंथेटिक फाइबर का टाइप्स को पढ़ा। तो सिंथेटिक फाइबर बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। ये बहुत सस्ता होता है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको बनाया जा रहा है, तो ये बहुत उपयोगी है हमारे लिए। बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। तो वहीं से एक आपको प्रश्न आता है कि वाई वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वर्किंग इन द किचन। यदि हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, हमारी माँ किचन में काम कर रही है, हमारी दादी माँ किचन में काम कर रही है, तो आखिर उनको पॉलिएस्टर के क्लोथ्स क्यों नहीं पहनने चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर आपको यह समझना है, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट्स ऑन हीटिंग। ये वर्ड आपको याद करना है कि इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग। इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग मतलब ये पिघल जाता है हीट होने के बाद। यदि किसी प्रकार से आपके कपड़े में आग लग जाता है तो ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद शरीर से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये स्टिक टू द बॉडी, ये बॉडी से चिपक जाएगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा जल सकता है किसी का बॉडी। इस कारण से इसका उपयोग किचन में नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कॉटन के ड्रेस को पहनना चाहिए यदि हम लोग किचन में कोई काम कर रहे हैं। इस प्रकार से टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर यहां पर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, या फिर पूछा जाए कि आप सिंथेटिक फाइबर को क्यों प्रेफर करेंगे। तो दोनों के आंसर में आप लिख सकते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। ये जो इसके फैब्रिक होते हैं, इसका जो कपड़ा होता है वह जल्दी सूख जाता है। यह ड्यूरेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, इजी टू मेंटेन होता है, और यही सब कारण है कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फैब्रिक को उपयोग में लाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, यह है प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स से आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक के कितने प्रकार हो सकते हैं। जो चीज आप समझते हैं कि प्लास्टिक नहीं है वह भी प्लास्टिक हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक होता क्या है, तो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ लंबा चेन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है, और इसमें जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वह या तो लीनियर वे में ज्वाइंट होते हैं या क्रॉस लिंक्ड वे में ज्वाइन होते हैं। तो लीनियर मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक इस तरीके से यदि ज्वाइंट रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, लीनियर। लेकिन क्रॉस लिंक्ड मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आड़ा तिरछा ज्वाइंट है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड। तो यहां पर ये सिंगल यूनिट हो गया, और इसे भी हम लोग मोनोमर भी कह रहे थे, मैंने बताया था आपको। तो ये जो सिंगल यूनिट है वो या तो लीनियर वे में ज्वाइन करते हैं या तो क्रॉस लिंक्ड वे में ज्वाइन करते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो ये प्लास्टिक भी क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आता है वह यह आता है कि जो प्लास्टिक है इसका उपयोग हम लोग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इजीली मोल्डेबल होता है डिफरेंट शेप और साइज में। प्लास्टिक को आसानी से मोल्ड किया जाता है, उनको ढाला जाता है अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, रिसाइकल इनको किया जा सकता है, इसके साथ ही इनको रीयूज किया जा सकता है, इनको कलर किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर। इनको शीट के रूप में ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, या फिर इनसे वायर भी बनाया जा सकता है। तो इतने सारे कारण हैं कि इसका वैरायटी ऑफ यूज होता है प्लास्टिक का। यदि हम लोग बात करें कि प्लास्टिक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है कि प्लास्टिक को दो टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, और दूसरे क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्म मतलब क्या हो गया, हीट हो गया। तो वैसे प्लास्टिक जो कि हीट पाते ही, गर्मी पाते ही पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, थर्म प्लस प्लास्टिक मतलब जैसे ही वो हीट होता है वह प्लास्टिक क्या होता है, पिघल जाता
जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। जबकि थर्मोसेटिंग क्या हो गया, जब उसको हीट दिया जाएगा तो वह मेल्ट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली, प्लास्टिक जो कि हीट पाते ही डिफॉर्म हो जाता है आसानी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। लेकिन हम देख सकते हैं प्लास्टिक्स विच when mold once cannot be softened by heating, इस यदि एक बार मोल्ड हो गया तो उसको आसानी से फिर सॉफ्ट नहीं किया सकता है, आसानी से उसको मेल्ट नहीं किया सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बहुत आसान है, विच गेट्स डिफॉर्म्ड, ये डिफॉर्म आसानी से हो जाते हैं बाय हीटिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। और ये क्या करते हैं, व्हेन वंस मोल्डेड, एक बार जब मोल्डेड हो जाते हैं आसानी से इनको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है बाय हीटिंग, याद कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं जो थर्मोप्लास्टिक है, उस पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये उसका उदाहरण है। और ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसका बहुत सारा वैरायटी ऑफ यूज है। तो पॉलीथीन का यूज आप जानते हैं, पीवीसी का यूज आप जानते हैं, इनसे बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है, जैसे टॉयज हो गया, कॉम्स हो गया, कंटेनर्स हो गए, ये सारे थर्मोप्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं। जबकि आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट है वह क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इसमें जो एग्जांपल वह है बेकेलाइट और मेलामाइन। तो जो बेकेलाइट है, हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होता है उसमें जो स्विचेस लगे होते हैं वो किसके लगे होते हैं, बेकेलाइट के लगे होते हैं। जो बहुत सारे किचन में यूटेंसिल्स होते हैं वो उनका जो हैंडल होता है वह किस चीज का बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। आखिर क्यों ऐसा, क्यों इसको बेकेलाइट का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे हीट जो है वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है या बहुत कम होता है, इस तरीके से कहेंगे। और दूसरा बोलेंगे ये जो स्विच बोर्ड में स्विच लगाते हैं तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप ऐसे टच करेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक झटके नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं करता है। इस कारण से बेकेलाइट को हम लोग इस चीज में यूज करते हैं। तो पूछा जाएगा कि बेकेलाइट क्या होता है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इसको बहुत जगह पे यूज किया जाता है, स्विचेस में, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स में, और भी बहुत जगह इसको उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद आता है मेलामाइन। तो मेलामाइन जो होता है वह फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स और ऐसे फैब्रिक्स बनाने में इसका यूज होता है जो कि फायर को रेजिस्ट करता है। तो मेलामाइन बहुत ज्यादा फायर को बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे फाइबर्स बनाने में यूज करते हैं जो कि फायर से रेजिस्ट, जो फायर को क्या करे, रेजिस्ट करे। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद करते जाइए। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के क्या क्या गुण हैं। तो प्लास्टिक के बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण हम लोग वैरायटी ऑफ यूजेस में इसको हम लोग लेते हैं, हम लोग बहुत सारे चीजों में अभी प्लास्टिक्स का यूज करने लगे हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो प्लास्टिक एयर से, वाटर से या बोले मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करते हैं, जिससे कि इनमें कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन मतलब ये डिफॉर्म नहीं होते हैं, और इस कारण से हम लोग इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाने, बहुत सारे बर्तन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक हल्का होता है, लाइट होता है मतलब हल्का होता है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और साथ ही चीपर होता है, सस्ता भी होता है। तो आप बताइए कि आप प्लास्टिक्स के सामान को ज्यादा प्रेफर करेंगे या फिर आप मेटल के सामान को ज्यादा प्रेफर करेंगे जो कि ज्यादा महंगा होता है। तो अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा प्लास्टिक का बकेट वगैरह यूज करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये क्या होता है, मेटल से बहुत सस्ता होता है। यहां पर आप देख सकते हैं इसको इसलिए इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड में बहुत सारे चीजों को बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि ये बहुत नॉन रिएक्टिव होता है। दूसरा ये क्या होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और साथ साथ सस्ता होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर अभी मैंने तुरंत बताया था कि बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक इसी तरीके से हम लोग प्लास्टिक को भी देखते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए जो वायर होता है उसका जो कवरिंग होता है वह किस चीज का उपयोग, वह किस चीज का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि जो हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स होते हैं, जो
बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स होते हैं, जो स्विचेस होते हैं वो बैकेलाइट के बने होते हैं, जो भी एक प्लास्टिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब बात आप जो पहले मैंने पढ़ाया वही बात आपको दोहरा देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं फायर प्रूफ प्लास्टिक, जो मैंने अभी तुरंत बताया वह क्या था? मेलामाइन। याद रखिए मेलामाइन क्या? फायर प्रूफ प्लास्टिक। इसके बाद टेफ्लॉन कोटिंग, आपने सुना होगा, टैफ कोट के बारे में सुना होगा। आपका बाइक है, कार है, उसके ऊपर टैफ कोट लगाया जाता है जिससे कि वह आगे ऑयल या फिर पानी के ड्रॉप्स को उस पर चिपकने नहीं देता है। और इसका जो कोटिंग है वह कुकवेयर पर भी किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम ये जानते हैं कि प्लास्टिक के बिना हमारा लाइफ नहीं चल सकता है, लेकिन क्या जानते हैं कि प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए? ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्यों हार्मफुल है? क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल होता है, मतलब इसको डिग्रेड नहीं किया जाता है बायोलॉजिकली। इस कारण से ये हमारे नेचर में एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, जिससे कि यह पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। इसका डिस्पोजल एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोगों को प्लास्टिक का जब उपयोग करते हैं तो बहुत सोच समझकर प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। तो यहां पर अब दो आपको वर्ड याद करना है, जो कि है बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको एकदम आपको रट लेना है, याद कर लेना, क्योंकि ये वीवीआई है एग्जामिनेशन में। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं, ये आगे के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां आप देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल दो वर्ड से मिला के बना हुआ है, बायो प्लस डिग्रेडेबल। तो वैसे सब्सटेंस जिसको डिग्रेड किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। दो तीन वर्ड याद रखिए, जिस मटेरियल को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं बायोलॉजिकली। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो मटेरियल्स दैट कैन बी डिग्रेडेड, दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकली और बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मतलब जिनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहायता से डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि बहुत सारा एनिमल और प्लांट वेस्ट होता है हमारे घरों में, वह क्या होता है? डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज कहने का मतलब वह सड़ गल के समाप्त हो जाता है, वापस उसके न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं कि वह क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि बायोलॉजिकली नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहां पर आप इसका भी परिभाषा को, डेफिनेशन को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इट कैन बी डिकम्पोज्ड, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, बाय नेचुरल प्रोसेस, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी एक वर्ड आप पकड़ के लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहां पर जैसे प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इसी के कारण ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमारे नेचर के लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नेचर में ये एक्यूमुलेट हो सकता है, इसके डिस्पोजल का बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग को देखना है कि आखिर हम लोग इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अवॉइड करेंगे यूज ऑफ प्लास्टिक, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे और वैसे प्लास्टिक का उपयोग करेंगे जिनका रिसाइकल आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग कॉटन और जूट बैग्स का उपयोग करेंगे प्लास्टिक्स की जगह। वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, घरों में जो वेस्ट होगा उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग कलेक्ट करेंगे, उसका डिस्पोजल अलग तरीके से करेंगे। तो ये सारा चीज आपको लिखना होगा और आपको 4R के बारे में लिखना होगा। सबसे पहला है रिड्यूस। हम लोग को प्लास्टिक्स का जो यूज है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रीयूज, जिसको हम लोग वापस से यूज कर सकते हैं उसको यूज कर लेना चाहिए। रिकवर, यदि उसमें कुछ गड़बड़ी है हम लोग रिकवर कर सके तो कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट है रिसाइकल, उसको रिसाइकल करें ताकि हमारे मदर नेचर को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। पहले के चैप्टर्स को भी आप जरूर देखें। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।